गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो बेटा आज समर वेकेशन के बाद हम फिर जहाँ से छोड़ा था वहीं से ही शुरू कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया था। मैग्नेटिक फ्लक्स है ना। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक था। ये क्या था कि अगर एक एरिया ले लेते हैं आप, क्लोज एरिया, और एक मैग्नेट ले लेते हैं, है ना। तो नॉर्थ पोल से लाइनें आप ऐसे मानकर चलते हैं, साइन कन्वेंशन बनाया हुआ है कि सम इमेजिनरी लाइन्स आर सपोज टू बी एमिटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंटर इनटू द साउथ पोल, है ना, जस्ट लाइक एज आई हैव शोन इन दिस डायग्राम। तो अगर इस एरिया का मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होगा तो इस एरिया को बिल्कुल लाइंस के परपेंडिकुलर आप प्लेस कर रहे हैं, और कितना इस एरिया से ये लाइनें पास हो रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं इसकी एरिया की पोजीशन चेंज करता हूँ तो अंडरस्टूड है कि लाइनें कम भी पास हो सकती हैं। जितना मैग्नेट से दूर लेके जाता हूँ उतनी लाइनें कम पास हो सकती हैं, जितना मैग्नेट के पास लाता हूँ उतनी लाइनें ज़्यादा पास हो सकती हैं। और दूसरा फैक्टर इस पे भी है कि आपने इसको रखा कैसे है ना। अगर मान के चलो कि ये फिंगर्स जो मेरी देख रहे हैं ये लाइन होती और दूसरा हाथ मेरा ये एरिया होता, अब मैं ऐसे रखता हूँ तो मैक्सिमम लाइनें पास हो रही हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ तो कुछ लाइनें ऊपर से पास हो जाएंगी, कुछ लाइनें नीचे से पास हो जाएंगी। तो मैक्सिमम लाइनें कब पास होंगी? जब एरिया उन लाइन के परपेंडिकुलर है ना। तो ये आ गया। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल पैरेलल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उस तरफ इन एरो को दे दीजिए, और बिल्कुल एक सरफेस को मैं इन लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर रख रहा हूँ, और जितनी लाइनें इस सरफेस से पास होंगी सपोज वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, है ना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब हो गया कि इससे मैक्सिमम लाइंस, है ना, पासिंग थ्रू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और मैग्नेटिक फ्लक्स को आप फाई से नोट करते हैं, इसलिए फाई जो है कितने स्ट्रेंथ की मैग्नेट फील्ड है, जितनी मैग्नेट फील्ड ज़्यादा होगी उतनी लाइनें पास होंगी, है ना। और कितना एरिया क्रॉस सेक्शन है और उसे किस एंगल पे रखा गया है। यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, एरिया के साथ एंगल नहीं है, एरिया के परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल ये एरिया है ना, और ये उस पे परपेंडिकुलर जो मेरी पैन की पोजीशन है ना। तो एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये एंगल हमारे पास 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मीनिंग हो गया कि अगर लाइन की डायरेक्शन ये है और उसमें जो भी आपने रखा हुआ है सरफेस, उसका जो परपेंडिकुलर है उसकी डायरेक्शन भी उसी साइड पे है ना। तो इस केस में थीटा 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो फ्लक्स की वैल्यू जो है बी ए cos 0 डिग्री जो है उसकी वैल्यू 1 होती है। इस केस में फ्लक्स सबसे ज़्यादा माना जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड मैक्सिमम फ्लक्स, है ना। और इसी को आप पॉजिटिव फ्लक्स भी बोलते हैं। तो याद रखिए कब एक सरफेस से लाइनें सबसे ज़्यादा पास होंगी? जब वो सरफेस उन लाइन के परपेंडिकुलर होगा। जब लाइन के परपेंडिकुलर है ऑटोमेटिकली सरफेस का परपेंडिकुलर जो है लाइन के पैरेलल हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा।
अगर मैं सेकंड केस लेता हूँ कि मान के चलिए कि थीटा 180 डिग्री है, 180 डिग्री का मतलब हो गया कि लाइनें अभी भी मैक्सिमम पास हो रही हैं, है ना, लेकिन सरफेस को अभी भी परपेंडिकुलर रखा हुआ है, लेकिन उसके सरफेस का जो परपेंडिकुलर है उसकी डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, जैसे इधर आप दोनों डायग्राम में देख रहे हैं, है ना। तो एंगल तो परपेंडिकुलर जो ड्रा किया आपने सरफेस पे और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उनके बीच लिया गया। इस समय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और परपेंडिकुलर जो ड्रा किया उसकी डायरेक्शन इधर है, तो थीटा 180। जब थीटा 180 हो जाएगा तो ये वैल्यू -BA आ जाएगी। क्यों? क्योंकि cos 180 का मतलब हो गया -1। तो ये हमारे पास इस केस में मिनिमम फ्लक्स माना जाएगा, है ना, मतलब नेगेटिव फ्लक्स माना जाएगा। तो नेगेटिव फ्लक्स का फिजिक्स में मतलब हो गया कि लाइनें जो हैं उस सरफेस से बाहर आ रही हैं। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब हो गया कि लाइनें उस सरफेस में अंदर जा रही हैं। और मान के चलिए कि मैं थीटा जो है वो 90 डिग्री कर देता हूँ। 90 डिग्री का मीनिंग हो गया कि जो सरफेस रखी है आपने वो बिल्कुल ऐसे रखी है और सरफेस का परपेंडिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इस केस में हमारे पास cos थीटा की जगह 90 डिग्री होगा और cos 90 0, इसलिए मैं बोलूँगा कि फ्लक्स जो है वो है ही नहीं। फ्लक्स कितना बन गया उसका? 0 फ्लक्स बन गया। 0 फ्लक्स का मीनिंग हो गया कि जितनी लाइंस सरफेस के अंदर जा रही हैं उतनी लाइंस सरफेस के बाहर आ रही हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं यूनिट की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपको बताया गया था। मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट टेस्ला है और एक और यूनिट आपने पढ़ा हुआ है जिसे गास, ये मैग्नेट फील्ड का CGS यूनिट है ना। जैसे हर एक चीज़ के 2 यूनिट पढ़ रहे हैं आप, फोर्स का जैसे न्यूटन डाइन, है ना, ऐसे मास का किलोग्राम ग्राम। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला SI यूनिट और गास CGS यूनिट। 1 टेस्ला जो है 10⁻⁴ गास के बराबर होता है। इस चीज़ को भी नोट रखें। लेकिन हमें यूनिट जो है फ्लक्स का निकालना है, यूनिट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें आपने देखा फाई जो है वो BA के बराबर है ना। B मीन्स टेस्ला और A मीन्स मीटर स्क्वायर, ठीक है, या B मीन्स गास और A मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ऐसे ही इसका यूनिट जो है आप साइंटिस्ट के नाम पे वेबर वी लेते हैं, जिसका सिंबल हो जाएगा WB, या मैक्सवेल वी लेते हैं, है ना। तो अब देखिए वेबर वी फ्लक्स का यूनिट है और टेस्ला मीटर स्क्वायर भी फ्लक्स का यूनिट है, इसलिए आप याद रखें 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 वेबर, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि फोर्स जो है वो MA होता है ना। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है। तो फोर्स यूनिट ये भी है, मास मीन्स kg, A मीन्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी तो फोर्स का यूनिट है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन भी फोर्स का यूनिट है। तो इसी तरीके से आप वेबर भी है और कुछ ड्राइव यूनिट आप देखिए फार्मूला से जो ड्राइव किया वो टेस्ला पर मीटर स्क्वायर भी है, ठीक है। थैंक यू।